हाँ, इन केस कभी नहीं आते हो क्लास में, नहीं आ सकते हो, इन केस जैसे कभी बीमार होते हो, कभी सर्दी जुकाम होता है, एंड एडवाइस की मत आओ, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो क्लास। ठीक है, कभी कन्वेंस नहीं होती, यू कैन ऑलवेज कम ऑनलाइन। जूम लिंक ग्रुप में शेयर है। ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स को जब से आई थिंक ज्योमेट्री स्टार्ट की थी तब से स्टार्ट किया है। ट्रायंगल होता क्या है? 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर, है ना। कितने एंगल्स होते हैं इसमें? 3 एंगल्स। कितनी साइड्स है? 3 और 3 वर्टिसेस। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180। ठीक है ना। और कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं? अकॉर्डिंग टू एंगल्स बताओ। पहले क्या लिखोगे? एक्यूट एंगल, फिर हम लिखेंगे राइट एंगल, और फिर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल होता है, ट्रायंगल नहीं होता ना। रिफ्लेक्स एंगल होता है ये वाला, वो ट्रायंगल नहीं। ठीक है, ऐसा तो एंगल्स तो स्ट्रेट एंगल भी होता है, 0 डिग्री एंगल भी है, कंप्लीट एंगल है ना, वो सब चीजें हैं हमारी। हाँ जी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल नहीं, ट्रायंगल एक्यूट एंगल। हाँ, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, जिसके सभी एंगल्स 90 से छोटे हो। ठीक है ना, बड़े प्यारे से एंगल्स एक्यूट एंगल है। So my daughter was also saying कि मैम ने ना हमें ऐसे सिखाया कि बड़े प्यारे से छोटे छोटे से एंगल होंगे, वो उन्हें बोलते हैं अक्यूट एंगल। ठीक है, राइट। सो एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल तो पता है ना, 1 राइट। अच्छा, ट्रायंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? एग्जैक्टली 1। ठीक है, जिसमें 1 राइट एंगल होगा। 1 राइट एंगल का मतलब इक्वल टू 90 डिग्री, और बाकी 2 एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स। अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या होगा? 1 एंगल मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज में जो थोड़ा बहुत टेढ़ा सा होता है ना, ये ऐसा वर्ड ही ऐसा है कि ऑब्ट्यूज है कि जो जल्दी समझ में ना आए, या जिसे हम कहते हैं जो थोड़ा सा स्टिफ है या टेढ़ा है, वैसा वाला। तो 1 एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एग्जैक्टली 1 एंगल मोर देन 90 डिग्री। रेस्ट द 2 एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल्स, other 2 angles will be acute angles। ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल की बेस्ड ऑन साइड्स डिस्टिंक्शन होता है ना। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? स्केलीन। स्केलीन में क्या होता है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अच्छा, बाय ना माइंड में डिफॉल्ट एक सेटिंग होती है कि जब भी आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, या तो वो आइसोसेलेस बनता है या वो बनता है इक्विलेटरल, जैसे यहाँ पे बना ऑलमोस्ट इक्विलेटरल। तो जब तक मेंशन ना किया हो तब तक हम स्केलीन या कुछ भी ट्रायंगल जनरल किसी एक स्पेसिफिक केस में नहीं जाते, वी टेक इट एज अ स्केलीन ट्रायंगल, तीनों साइड्स अलग। क्लियर हो गया? अब आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में क्या होता है? एग्जैक्टली 2 साइड्स आर इक्वल, 1 अनइक्वल। और जो 2 इक्वल साइड्स होती है ना, ठीक है, ये हमने लिया इक्वल, ये हीरोन्स फॉर्मूला में बहुत बार किया था। जो ये अनइक्वल साइड है इसको क्या बोल देते हैं? बेस। ठीक है, ये इक्वल साइड्स हो गई। जो अनइक्वल साइड है उसे बेस कह देते हैं, और जो इक्वल साइड्स के बीच का एंगल होता है ना, उसको बोल देते हैं वर्टिकल एंगल। लिख लो इन चीजों को, ट्रायंगल में बार बार डिस्कस होता है। कभी क्वेश्चन में आ जाता है हीरोन्स फॉर्मूला में वर्टिकल एंगल इज दिस, जो टॉप वाला। वर्टिकल मतलब जो, वर्टिकल मीन स्ट्रेट ना, तो जो ऊपर वाला एंगल होगा उसे वर्टिकल कहते हैं। समझ में आ गया? और जो अनइक्वल साइड है उसको बोल देते हैं बेस। अनइक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोल देते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक हो गया? ये हीरोन्स फॉर्मूला में काफी बार रिपीट हुआ है आपका कि ट्रायंगल में बेस इज दिस, वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज दिस। ठीक है, याद है ना गौतम? बेस का मतलब अनइक्वल साइड। ठीक है, उसके बाद आता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कौन सा हुआ? ऑल साइड्स। अच्छा, सारी साइड्स इक्वल है तो सभी एंगल्स के बारे में क्या कहेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल 60 डिग्री। ऐसे ही ना आइसोसेलेस में भी एक किया होगा कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना इक्वल साइड्स के, वो भी क्या होते हैं? इक्वल।
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, किया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, याद है कि नहीं? याद है ना हमें सबको? वैसे इसमें भी है, हमें प्रूफ करना, आपके चैप्टर में भी है ट्रायंगल्स में, और हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। ठीक हो गया था? अच्छा, एक ना और एक तरह का ट्रायंगल लेते हैं, ये एक स्पेशल केस है। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, हाँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिख लो। ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है। ये ना हिरॉन्स फॉर्मूला में आपको बहुत बार रिपीट होता है, इसका 1 मार्क का क्वेश्चन ना हर तरह से आता है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, उसका हाइपोटेन्यूज निकालो, उसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, उसका एरिया निकालो। ठीक है ना? ये 2-3 क्वेश्चन है जो शिफ्ट होकर कन्वर्ट होकर एक दूसरी फॉर्म में आपको मैंने टेस्ट में बहुत बार करवाए हैं, एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है ये 1 मार्क में। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब है हाइपोटेन्यूज किसी से इक्वल नहीं होगा, उसको तो लंबा बनाना ही है हमें। तो जो बाकी दो साइड्स है वो आपस में इक्वल है, और ये एंगल कितने हो जाते हैं? ये वाला एंगल, अच्छा ये कितना है? 90। ये दो साइड्स इक्वल है, ये एंगल कितने होंगे? इक्वल होंगे। तो 90 का हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है इक्वली, तो क्या हो जाएगा? 45 एंड 45। तो ये स्पेशल केस है, जैसे हमने इक्विलेटरल में हर एक एंगल को ले लिया 60 डिग्री, ऐसे ही आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ईच ऑफ द एक्यूट एंगल विल बी 45 डिग्री। समझ में आ गया इतना? ये हम उसे उसमें यूज करते हैं। अब आते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ, नेक्स्ट लिखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, लेट हो गए हम। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? प्रैक्टिकली में आओ ना, जो एक दूसरे के ऊपर लैप कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर ना कोई अपनी एनसीईआरटी बुक छोड़कर गया था 10th की, ठीक है, मेरी बुक तो ऐसी नहीं है ना? तो नेक्स्ट डे आई आस्क्ड एवरीवन, तो सबने अपने बैग चेक किए, है ना? तो नहीं पता लगा तो कहता मैम नेम चेक करो, तो किसी ने कुछ नाम नहीं लिखा होता, कुछ मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नई बुक थी। तो जब हमने ये एनसीईआरटी की बुक 10th की ली या 9th की आपके पास बुक होती है ना, उसी दुकान से दूसरी बुक लेके आते हो, यहाँ पे दोनों बुक्स प्लेस कर दोगे, कुछ नाम नहीं लिखा हुआ, राइट? मैं क्या करती हूँ, आपको बाहर भेजती हूँ, ब्लाइंड फोल्ड करती हूँ और इस बुक्स को शफल कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको कहती हूँ पिक योर बुक। बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि दोनों बुक्स क्या है? एग्जैक्टली सेम, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, सेम इन एवरी प्रोपोर्शन, डायमेंशन, हर कुछ उसका सेम है। तो जब हम दो चीजों के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते, दो चीजों के बीच में, जैसे ये दो मार्कर्स हैं, इनके बीच में मैं कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर पाऊंगी, कौन सा चलता है कौन सा नहीं, इनको देखकर मैं नहीं बता पाऊंगी। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। वो ट्रायंगल्स नहीं होती, कोई भी फिगर, ठीक है? अब आपका पेपर रिम होता है, पेपर का रिम होता है ना, एक के ऊपर एक टॉप पेज पूरा आता है एग्जैक्टली सेम, उसमें से कोई भी एक पेपर उठाना है, आदत होती है ऊपर का उठाओ, पर अगर नीचे का भी उठा लेंगे तो क्या फर्क है? समझ में आ गया? दे आर कॉन्ग्रुएंट, सेम इन एवरी रिस्पेक्ट। इस चेयर पे बैठे हो, इसको मैं बाहर भेजती हूँ, चेयर शफल करके कहती हूँ कम एंड सिट ऑन योर सीट, तो शी विल सिट, कहेगी नहीं मैम, ये तो चेयर आपने चेंज कर दी, मेरी रेड थी आपकी ब्लू हो गई, नहीं बता पाएंगे। तो चेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है किसी एक में कि ये ठीक है ये वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, बट इन अदर वर्ड्स हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? जिनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है, which we say same in all respects, which are equal in all respects। जो एक के पास है दूसरे के पास बिल्कुल वैसा का वैसा सेम है। अगर एक के पास साइड 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे के पास भी साइड 5 सेंटीमीटर ही होगी, वही वाली, वैसी वाली ही।
क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और थी, आप ना वो चिप्स का पैकेट आता है, एक बिंगो आता है ना, उसके ट्रायंगुलर शेप्स होते हैं, बिंगो ही होता है, कौन सा वाला है ना, तो उसमें ट्रायंगुलर है, तो एवरी साइज इज सेम, अगर वो क्रस्ट पीस ना हो या कुछ ना हो तो एवरी साइज इज सेम, तो उसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो फिट कर जाएगा आपस में, दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर हो गया? कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती हैं। अब आते हैं कि हम ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, किसी भी दो फिगर्स में कॉन्ग्रुएंसी को इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम हाउ डू वी डिटरमिन विच फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसे बताएं? आप कोई भी एक फिगर उठाओगे, दूसरी लोगे, आपस में उन्हें एक के ऊपर एक ओवरलैप करवाने की कोशिश करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू प्लेस दिस पेन इन दिस पेंसिल बॉक्स, ठीक है, ज्योति तुम भी देख लो, इफ आई हैव टू प्लेस दिस पेन इन माई पेंसिल बॉक्स, तो मैं इसे ऐसे ओपन करके आई विल कीप इट लाइक दिस, कोशिश करूंगी, आएगा ऐसे, तो आप मुझे क्या कहोगे, मैम क्या करो, इसे ऐसे रखो। मैंने क्या किया, जो लंबी साइड थी अपनी इस पेन की लेंथ को उसके साथ एडजस्ट किया, यही किया ना। कल अगर मुझे इसमें स्केल को फिट करना है, ये स्केल है, तो मैं ऐसे कोशिश करूंगी कि नहीं फिट हो जाए, नहीं ना। हम क्या करते हैं, इसे कॉरस्पॉन्डिंगली रखते हैं कि जो लंबा पोर्शन है उसके साथ लेंथ को फिट किया। समझ में आ गया? इनिशियल ईयर्स में जब ये व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर हुआ था, तो वाज दिस वीडियो कि व्हाई योर ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट थे, जब आप बच्चों को शेप सिखाते हो ना कि स्टार में स्टार को फिट करो, कहते वो जरूरी क्यों होता है किंडरगार्टन में। सॉ दिस वीडियो जिसमें क्या किया गया था, अ पर्सन इन एन एयरप्लेन, वो अपने बैगेज को एडजस्ट कर रहा था, जो ऊपर का काउंटर होता है ना उसमें, तो वो कुछ ऐसी शेप थी और उसका जो बैग था वो उसे वर्टिकली फिट करा था, और सब कह रहे थे कि हॉरिजॉन्टली करेगा, मतलब यू कुड सी द वीडियो एंड यू कुड प्रोसेस कि हॉरिजॉन्टली फिट करो हो जाएगा, और वो वर्टिकली कोशिश कर रहा है उसे एडजस्ट करने की, तो वो क्या नहीं कर रहा, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को साथ में मैच नहीं कर रहा। ठीक हो गया? जैसे कि ये बुक रखी है, अगर मुझे स्टैक बनाना है तो मैं दूसरी बुक को ऐसे रखूंगी, आई विल नॉट कीप इट हियर। ठीक है, तो जब मुझे फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मैं क्या करती हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में मैच करती। तो ट्रायंगल्स ओवरलैप तब करेंगे जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में मैच करेगी। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में नेक्स्ट लिखो होती है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये पता मैं क्यों इतना समझा रही हूँ, क्योंकि 10th में ना ये चीज बहुत मैटर करती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ट्रायंगल्स को हम इक्वल या कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब उनकी बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे बेसिक रूल है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम हो। मतलब मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे लिखा, बनाया, ये देखो मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल भी यही रखा, बस यहां पर मैंने रख दिया 7 और यहां लिखा 6 और यहां लिखा 5। आपने इसकी कटिंग की है ना, दोनों सेम है, साइड्स तीनों की सेम है, दोनों की आपस में साइड्स जो है वो सेम है। पर जब मुझे स्टैक करना है तो मैं क्या करूंगी, ये 5 यहां आएगा, 6 जो ये वाली साइड है यहां आ जाएगी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? समझ में आ रहा है? मैं क्या करूंगी, सही नहीं होगा मुझे पता है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इसको जब मैं कटिंग करके प्लेस करूंगी, अगर ये वर्टेक्स ए बी सी है तो दिस वर्टेक्स विल कम हियर, दिस वर्टेक्स विल कम हियर, और ये सी यहां एडजस्ट होगा। ऐसा ही है, बीसी साइड यहां एडजस्ट होगी, तब जाकर ये फिगर एक के ऊपर एक एग्जैक्टली सेम आएगा और हम कहेंगे ये ओवरलैप कर गए, हाँ जी ये कॉन्ग्रुएंट है। राइट, तो देयर इज दिस टॉपिक ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसको समझ में आ गया कि कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, कि जो आपस में मैच करेंगी, जब जो स्टैक बना पाएंगी तभी। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आते हैं, अब हमारे इतना सारा तो हो गया, ये समझा हमने बेसिक, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं। तो सबसे पहला बेसिक रूल है हमारा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ABC यहाँ दिख नहीं रहा है, triangles congruent, I will say figures are not drawn as per scale, but triangle ABC और triangle PQR आपस में congruent है।
कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है? ये इक्वल टू लिखते हैं और उसके ऊपर ऐसा, ठीक है। आप आगे जब 10th पढ़ोगे ना, जब 10th में पढ़ोगे तो आप ना ये चीज, ये सिंबल अलग से पढ़ोगे, इसे कहते हैं सिमिलैरिटी का। तो हम क्या कहते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दैट्स व्हाई दिस सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की इक्वल भी है और सिमिलर भी है। समझ में आ गया? हर तरह से सेम है, हर तरह से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो हमारा फर्स्ट बेसिक रूल है ट्रायंगल का SSS, जिसे हम कहते हैं साइड, साइड एंड साइड। corresponding sides of one triangle equal to corresponding sides of the other। आप ये नहीं कहोगे इसमें, जैसे मैंने ये बनाया था कि जी 5 है, 5 AC, और यहां पर भी AC इस तरह से लिखा जाए, ठीक है। आप इसको अगर प्लेस करोगे तो कुछ ऐसे प्लेस नहीं करोगे, आप इसमें शिफ्टिंग करके कुछ अलट पलट करके फिर इन्हें स्टैक करोगे या आप आपस में चिपकाओगे। कॉरस्पॉन्डिंगली हम इन्हें मैच करेंगे। तो साइड 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 का फर्स्ट बेसिक हमारा रूल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर। समझ में आ गया? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, हमारा फर्स्ट रूल आ गया ये। अच्छा, सेकेंड रूल जो होता है ना, सबसे बेसिक रूल है SSS, मतलब एक लॉजिकल, यूक्लिड्स में जैसे कहते हैं कि पता ही है इसके बारे में, तो ऑब्वियस रीजन है ये। सेकेंड हमारा होता है SAS। मैं सारे रूल्स आज करवा देती हूँ, एक्सरसाइज वाइज फिर चलेंगे। SAS क्या हुआ? साइड एंगल। और व्हाट अबाउट दिस एंगल? हाँ जी, हमने देखो लिखा ही SAS है, तो एंगल जो है ना उसको बोलते हैं इंक्लूडेड, ठीक है। ABC PQR, राइट। मैं लिख रही हूं AB इज इक्वल टू PR, BC इज इक्वल टू PQ। AB जो है PR के इक्वल है, BC जो है वो PQ के इक्वल है। समझ में आ गया? कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा बनेगा? इन दो इक्वल साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है, और यहां पर कौन सा होगा? तो जब मुझे एंगल B और एंगल P इक्वल दिए जाएंगे तब मैं कहूंगी SAS रूल लग गया। समझ में आ गया? SAS रूल कब लगा? जब हमारा एंगल इंक्लूडेड होगा, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। इस चीज को बना लो, इस फिगर को। हाँ, यहाँ पर एक चीज मुझे और स्पेसिफाई करनी है। जो एक रूल अब मैं बताऊंगी ना, ये आगे जाकर बहुत यूज होगा, राइट। अब आपको बताना है कि A और C, ये एंगल A इस ट्रायंगल में R के इक्वल है या Q के इक्वल है? R। कैसे निकाला हमने? अच्छा, इसको मतलब हाँ, आपने वो प्लेसमेंट देखी, सबकी विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती है, मेरी भी नहीं, ठीक है। अब हो गई विद प्रैक्टिस, इनिशियल हमारी नहीं होती। तो उसका रूल पता क्या होता है? आपने क्या करना है, ये साइड देखनी है। ये साइड कौन सी है? AB। AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा बना हुआ है? AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? C। यहाँ पे AB के साथ मैचिंग साइड कौन सी है? PR। PR के ऑपोजिट एंगल कौन सा बना हुआ है? हाँ जी, ये आपस में इक्वल होंगे, इन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड्स के ऑपोजिट एंगल। लिख लो, एंगल्स ऑपोजिट टू साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंड साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। ये सबसे अच्छा रूल है। ट्रायंगल कल कितना मर्जी कॉम्प्लिकेट हो जाए, इसमें 10 ट्रायंगल्स बन जाए, जब आप ये रूल याद रखोगे हर एक ट्रायंगल को टैकल कर सकते हो। आगे कंपटीशन वाइज भी अगर जाते हैं ना, तो ये रूल बहुत काम आता है। एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड्स के ऑपोजिट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। इस चीज को लिख लो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ टू ट्रायंगल्स, एक सिंगल ट्रायंगल में बात नहीं कर रही हूं मैं, दो की बात कर रही हूँ। तो साइड्स ऑपोजिट टू टू एंगल्स
in equal angles in two triangles are corresponding sides, और वो भी क्या होंगी, इक्वल, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ में आ गया? ठीक है ना? ऐसे ही एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग और इक्वल। जैसे अगर मैंने कहा है कि एंगल बी और एंगल पी आपस में सेम है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ये चीज ना जल्दी कोई सिखाता नहीं है, तो कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग है, ऐसा है। इस चीज पे जोर नहीं दिया जाता क्लास में भी, अगर मैम सिखाएंगे ना, टीचर सिखाते हैं, यूजुअली वी स्किप दिस पार्ट, लेकिन यही एक बेसिक फाउंडेशन बनाता है आपकी पूरे चैप्टर का। तो अगर मैंने कहा है एंगल बी और एंगल पी इक्वल है, तो आप बी के ऑपोजिट में देखो कौन सी साइड है, AC। पी के ऑपोजिट में देखो कौन सी साइड है, QR। ये आपस में क्या होंगी, समझ में आ गया? हमेशा ही इस रूल के साथ चलना है, एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड्स के ऑपोजिट एंगल। यहां पर इतना फायदा चाहे ना दे, नेक्स्ट 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल करोगे, वहां पर ये रूल बहुत यूजफुल रहता है। समझ में आ गया? वहां बहुत यूजफुल आएगा। अब एक चीज होती है, इतना समझ में आ गया? अब यहीं से अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक होती है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। समझ में आ रहा है 1-to-1 क्या होता है, पढ़ा कभी? तो लिखो 1-to-1 correspondence. This is also very important. 1-to-1 correspondence. इसका मतलब ये है कि मैंने कल आपको कहा ना, मतलब मैं रैंडमली लिख रही हूँ, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है? इसका मतलब ये है कि मैंने नाम ऐसे लिखे हैं कि इन नाम के बेसिस पे आई कैन टेल which sides are equal, which angles are equal. हाँ, AB is equal to PQ, पहले दो वर्ड्स यहाँ के लेटर्स और पहले दो यहाँ के, ये आपस में इक्वल है, ये होती है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर हमारा क्या आएगा, BC is equal to QR। When I was studying in class 9-10 हमारे टाइम ना 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती, हम जैसे मर्जी लिखते थे और हम रूल फॉलो करते थे ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल। आज ये मैंडेटरी हो गया है, आपकी बुक्स में भी हर जगह ना 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है, टीचर्स इस बात पे सच में मार्क्स काट सकते हैं कि 1-to-1 नहीं लिखा। बहुत मुश्किल नहीं है 1-to-1 लिखना, इजी है, कैसे लिखना है वो भी बता देंगे, बट प्रैक्टिस भी आ जाएगा। राइट? तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। समझ में आ गया इतना? ये होती है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब नेम के बेसिस पर जैसे नाम लिखा है वैसे ही मैंने साइड्स को बता दिया कि ये इक्वल साइड्स होंगी इसमें। तो अगर मैं लिख रही हूँ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल YZX, तो आप क्या करोगे, AB इज इक्वल टू YZ, BC इज इक्वल टू ZX, और AC किसको इक्वल है, YX। ठीक हो गया? एंगल A किसके इक्वल है, एंगल Y। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Z। एंगल C किसके इक्वल है, दिस इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इसे लिख लो, इसका मतलब क्लियर हो जाएगा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा। ठीक हो गया था? अब इसके बाद चैप्टर नंबर कौन सा है? चलो बुक निकालो अपनी। ये वाला पेज 111, जितनी दिख रहा है ना? यस मैम। स्क्रीन शेयर कर दी एनसीईआरटी बुक, पेज 111। अब यहाँ पर आएंगे, क्या हो?
चलो यहाँ पर आ जाओ। Which of the following triangles given below are congruent to triangle ABC in figure 7.41? ये हमारी फिगर है 7.41। हाँ, ये वाली है। इसका फर्स्ट पार्ट, इन चारों में से कौन से ट्रायंगल्स इसको कॉन्ग्रुएंट होंगे? आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लिखना है साथ में। तो अब हम यही सीखते हैं कैसे करेंगे। देखो साइड्स क्या दी हुई है इसमें, 4.5, 4 एंड 5। यहाँ पर भी क्या दी हुई है, 4.5, 4 एंड 5, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कॉन्ग्रुएंट है आपस में। अब मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखती हूँ, देखो ए बी साइड दी हुई थी, यहाँ पर ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी। ए बी 4.5 है, यहाँ पर 4.5 कौन सी साइड है, पी क्यू। पी क्यू के ऑपोजिट साइड का एंगल कौन सा है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा एक अल्फाबेट, एक लेटर फिट हो गया। अब इसके बाद आ जाओ दूसरी साइड 5। बीसी के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है, ए। बीसी 5 सेंटीमीटर, आर क्यू। इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, पी। समझ में आ गया। तो दो एंगल्स हमारे फिट हो गए। अब इसमें कौन सा बचा, बी। इसमें कौन सा बचा, क्यू। ये क्या हो गया आपस में, ए बी सी और पी क्यू आर। हाँ ठीक है, पर हर बार नहीं होगा ना। समझ में आ गई हमें। अब देखो इसमें सर्कल भी कैसे चलता है। इफ आई राइट ए बी सी, मैंने लिखा ए बी सी, तो मैं यहाँ पर ए जो था हमारा सेंटर वाला पॉइंट था, पी। उसके बाद आई गो टू क्यू एंड देन आई राइट आर। समझ में आ गया। तो कल इफ आई राइट बी ए सी, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी आर। ये साइकिल में मूव करता है हमेशा। समझ में आ गया। दिस ऑलवेज मूव इन साइकिल फॉर्म, हमेशा इसी फॉर्म में चलेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ये थर्ड और फर्स्ट पार्ट कॉन्ग्रुएंट है आपस में? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। समझ में आ गया सबको, कैसे लिखो। सिर्फ ब्लाइंडली ये मत कहना कि अगर किसी ने आंसर कर दिया तो ठीक है, मुझे भी समझ में आ गया। टाइम लेकर समझो, चाहे दोबारा से हम समझ लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है, आई ओपनली से मुझे नहीं समझ में आया, मुझे निकालना ही पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें कोई मेरी बेइज्जती नहीं है कि मैंने अगर उसको ऐसे लॉजिकली निकाला, एकदम से मुझे स्ट्राइक नहीं किया। हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, हम अपने हिसाब से टाइम लेकर समझेंगे। ए बी साइड 4.5, यहाँ पर 4.5। अगर ऐसा ले लो, अगर इसको भी ऐसे लेना है और इजी वे करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एंगल ए लेती हूँ। मैंने ए लिखा, ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, 5 वाली। अब मैं 5 के ऑपोजिट देखूंगी कौन सा है, समझ में आ गया। फिर मैंने यहाँ पर बी लिखा, बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, फिर यहाँ सी रहता है, यहाँ ई। हाँ वो कर सकते हो, पर आपको फिर वो तीसरा वाला एडजस्ट करना है नहीं, जरूरी नहीं। देखना, तुमने कहा बीसी और यहाँ पर तुमने लिया, हाँ तुमने बीसी लिया 5 और तुमने यहाँ पर लिया बी। ए यहाँ पर लिखो और एफ यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर चलता है, जरूरी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारा एफ डी आ गया, कभी कभी वो एफ डी यहाँ से भी बन जाएगा, इसलिए, ठीक है। देर आर इंस्टेंसेस, हर बार नहीं, पर कभी कभी चलता है, ठीक है। बी वेरी श्योर, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, पर मैं हमेशा डबल सेफ होकर चलती हूँ कि ठीक है कि नहीं, वो भी चीज है। समझ में आ गया इतना। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में, ये वाला फोर्थ पार्ट। ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है, किससे करेंगे, एंगल ए के ऑपोजिट है 5, तो यहाँ 5 के ऑपोजिट कौन सा दिया है, एम। समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बी ले रही हूँ, बी के ऑपोजिट है 4, तो हमारे 4 के ऑपोजिट क्या है, आर। समझ में आ गया।
अब यहाँ पर सी था MR, ऐसे ही फोर्थ वाला, ये वाला फिफ्थ वाला कॉन्ग्रुएंट होगा। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, हेंस दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कोई एक साइड के बेसिस पर हम नहीं डिसाइड करते, तीनों की तीनों साइड्स हमें इक्वल चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आ गया सबको? ये जरूरी है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है लिखो। यहाँ पे लाने के लिए क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। अब ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में 1 मार्क का ये क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा, उसमें लिखा हुआ है इफ ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF, then PR is equal to EF. True or false? PR is equal to EF. True or false? True हो गया ना, बिकॉज ये क्या दिया हुआ है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। ये आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। ये तो ट्रू है ना, क्योंकि ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में आ रहा है। ठीक हो गया, नेक्स्ट लिखो। ट्रायंगल ABC and triangle PQR are given such that angle A is equal to angle Q, angle B is equal to angle R. ठीक है, if the two triangles are congruent, if two triangles are congruent, find the side equal to AB of triangle ABC. Find the side of triangle PQR equal to side AB of triangle ABC. समझ में आ गया? आराम से करना है। वो क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, लेकिन यहाँ पे नाम इस तरह से दिया हुआ है ना, वो नाम को अगर चेंज कर दें, एंगल A को इक्वल लिखा Q के, एंगल B को किसके लिखा, R के, तो C किसके इक्वल हो गया, समझ में आ गया? तो उसने कहा है AB साइड किसके इक्वल है, समझ में आ गया? दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस पे बेस्ड है। और सीरियसली लास्ट ईयर भी आपके क्वेश्चंस ऐसे आते थे पेपर में, 10th क्लास के पेपर में भी, विच कौन सी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, इनकी रेशियो ये दी हुई है 10th में, और 9th में भी ये क्वेश्चन एक दिख जाता है ऐसा पेपर। ठीक है 1 मार्क का ही, लेकिन वो 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमारे मार्क्स कट जाते हैं, यहाँ से हाफ, यहाँ से 1, है ना। नेक्स्ट लिखो। अब ये दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो मैं यहाँ पर ना सिंबल के साथ नहीं लिख रही हूँ, एक चीज और देखना, मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q। हाँ, जब ये सिंबल के साथ लिखा जाता है ना, इसका मतलब ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। जब आपको लिखा हो ट्रायंगल ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर गिवन ABC PQR, तो हो सकता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो या ना भी हो, वो डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में दिया क्या हो। तो ट्रायंगल ABC एंड PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैंने सिंबल नहीं यूज किया, मैंने कहा है 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन फाइंड द साइड इक्वल टू BC। ठीक है ना, क्या करेंगे, A के साथ मैच करेंगे Q को, B के साथ मैच करेंगे R को, और C के साथ मैच करेंगे, यहाँ पे क्या रह गया, ठीक है ना। तो BC के इक्वल साइड कौन सी हो गई, R। राइट, 1 मार्क में ये क्वेश्चन सच में आता है पेपर्स में, इतना क्लियर है हमें?
ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे भी खत्म हो गए क्वेश्चन। चलो अब आते हैं इस चैप्टर में। चलो अब ये लिखो, अब इसी का नेक्स्ट क्या आता है लिखो, ये भी एग्जाम्पलर में ही है। इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, AB is equal to EF. Will the two triangles be congruent? Are the two triangles congruent? Justify. कुछ नहीं करना, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है। हाँ कोई बात नहीं, ए और डी लिखेंगे है ना, और बी के साथ कौन सी साइड लिखेंगे? ई। यहाँ सी के साथ क्या लिखेंगे? एफ। तो अब ये कह रहा है ए बी और ई एफ इक्वल है। ए बी किसके इक्वल होगी? डीई के, हमारे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से बताती। ठीक है, आप लिखोगे एज पर या अकॉर्डिंग टू 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, लिखोगे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF. Therefore, by 1 to 1 correspondence, AB is equal to DE. Hence, AB is not equal to EF. Therefore, two triangles are not congruent. या सिंपल से लिख दो कि these two are not the corresponding sides. हाँ लिख दो, these two do not form corresponding sides. Hence, the given two triangles are not congruent. समझ में आ गया? ठीक है, तो वही है, because BC and because यहाँ पे लिखा है they are AB and EF are not corresponding sides in the two triangles. ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, उसे भी लिख लो। चलो अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, it is given that triangle ABC is congruent to triangle RPQ. Triangle ABC is congruent to triangle RPQ. Is it true to say that BC is equal to QR? मतलब BC equal to QR, true या false? क्या मार्क करोगे? False. Why? Because they are not corresponding sides. लिखो, because the two sides BC and QR are not corresponding sides. समझ में आ गया? चलो इतनी से हमने बात की, हमने दो रूल्स पढ़े कॉन्ग्रुएंसी के। पहले वाला कौन सा था? SSX, दूसरा SS। अब तीसरा हमारा रूल होता है ASA। थर्ड रूल कॉन्ग्रुएंसी का है ASA। तो जैसे हमारे पास था साइड एंगल साइड, ये क्या होता है? एंगल साइड एंगल। दिस साइड इज इंक्लूडेड बिटवीन द टू एंगल्स, मतलब हमारी ये साइड जो होती है वो सैंडविच होती है ना, इन बिटवीन द टू एंगल B और एंगल C। यहाँ पर मैंने ऐसे ही PQR लिया, ये अगर मैं P ले रही हूँ और यहाँ से मैं Q ले रही हूँ इक्वल, तो कौन सी साइड होनी चाहिए? BC और PQ। अगर मुझे दिया जाता है BC इज इक्वल टू QR, तो हम इस रूल को यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अगर मुझे कहा गया है BC इज इक्वल टू QR, ये दो एंगल्स के बीच में ये वाली साइड थी है ना, और यहाँ पर कौन सी साइड होनी चाहिए थी? PR। मुझे कौन सी दे दी? QR। तो मैं ASA को यूज नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? नहीं, हमें क्या करना है? दिस साइड शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू एंगल्स।
आपको ये एंगल किसके इक्वल दिया है, P, ये C एंगल किसके इक्वल दिया है, Q, है ना। इन दोनों के बीच में साइड कौन सी है, BC, और यहाँ पर इन दो इक्वल एंगल्स के बीच में साइड कौन सी है, PQ। तो अगर तो मुझे दिया हुआ है BC इज इक्वल टू PQ, तो मैंने ASA रूल यूज किया और कहा ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पर अगर मान लो मुझे दे दिया है इफ गिवन BC is equal to QR, then ASA rule cannot be used. ASA यूज नहीं कर सकती, क्या कोई और यूज कर सकती है वो बात की बात है, पर हम ASA से नहीं कर सकते। पता है होता क्या है, आप कहते हो जी हमने मैम ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट है ना, ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट कर दिए पर आपने रूल यूज नहीं किया ठीक से। समझ में आ गया, आप मुझे कह रहे हो कि ASA से ट्रू है पर ASA तो लग ही नहीं रहा उसमें, तो वहां पर मार्क्स कट जाते, राइट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो तो ठीक है, पर साथ में उसका रीजन भी सही दो। समझ में आ गया, जब मैं आपको कल समझाऊं 2+3 5 होता है, आप कहोगे मैम कैसे, तो मैं आपको फिगर्स लूंगी, मैं आपको बॉल्स लूंगी, उनके साथ समझाऊंगी, मैं आपको को नहीं नहीं बस ऐसे ही होता है जी, मैं आपको बता रही हूँ 5 है 5 ही लिख कर आओ, है ना। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज हमें प्रॉपर रीजनिंग भी लिखनी है साथ में, राइट। तो कौन सा रूल यूज कर रहे हैं वो हमें देखकर यूज करना है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद हमारे पास इसी का ASA रूल का ना एक सब पार्ट होता है एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब एक चीज है, ये है, इस रूल को बोलते हैं एनी टू एंगल्स एंड एनी वन साइड। ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल है ना और कोई भी एक साइड दे दे, तब हम रूल लगा सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी का, AAS तब लगता है। क्यों, है ना, मैं ना समझाऊं मेरे को नहीं लगता है, तो आप कहोगे ना मैम समझाया तो है नहीं, ऐसे कैसे लग जाएगा। वही चीज है, प्रॉपर रीजनिंग हर एक चीज की होती है, ठीक है। देखो ये ट्राइंगल ABC, साथ में PQR, ठीक है। मैंने कहा ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, चलो 60 की जगह 65 ले, ठीक है। दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री और मैंने इसको कह दिया 65 डिग्री। व्हाट एंगल C कितना होगा, 85 हो गया, और यहाँ पर एंगल Q भी क्या होगा, मतलब किसी भी एक ट्रायंगल ने, मतलब मैंने कहा कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करो इन तीन एंगल्स के साथ, मैंने लिखा ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर दिया, किसी ने उसे नाम दे दिया PQR, है ना। आपस में दोनों एंगल्स क्या है, सेम। अच्छा मैं किसी का गलत कर सकती हूँ कि नहीं, ABC क्यों नहीं लिखा, PQR क्यों लिखा है, गलत कर सकती हूँ। ट्रायंगल तो सेम ड्रॉ किया है, मतलब दोनों की फिगर्स बिल्कुल सही है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, क्योंकि एंगल सेम है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, ठीक हो गया। इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू एंगल्स आर इक्वल, टू ट्रायंगल्स में ले लो, दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो तीसरे को तो इक्वल होना ही है। क्यों इक्वल होना होता है, क्योंकि सम फिक्स्ड है। सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180, है ना, तो तीसरा एंगल भी सेम आएगा। अब मैंने अगर आपको कह दिया कि BC इज इक्वल टू QR, मैंने आपको दिया, मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन था ABC एंड PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। अब मैं कहती हूं AB इज इक्वल टू PQ, नहीं सॉरी, लेट मी से BC इज इक्वल टू PQ। नहीं मानेंगे ना, ठीक, पर इंक्लूडेड वाला नहीं आएगा ना। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके, तो BC भी किसके इक्वल होना चाहिए, PR। अब ये रूल क्या होता है, मैं आपको BC नहीं दे रही हूं, मैं आपको कह रही हूं AB इज इक्वल टू PQ। अब बताओ इसमें आप AS से नहीं लगा सकते, ठीक है। आप कौन सा रूल लगाओगे, आप कहोगे कि जो एंगल A है वो Q के इक्वल है। अब मैं रूल कौन सा ले लूंगी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, AB इज इक्वल टू PQ। अब हमने लगा लिया एनी टू एंगल्स एनी वन साइड, हमारा फिर से वही बन गया AS रूल, ठीक हो गया। इसको जब क्वेश्चन करेंगे तब समझा दूंगी अच्छे से। इसका मतलब होता है कि साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए,
AAS होता है कि साइड नीड नॉट बी द इंक्लूडेड साइड, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंड इफ AB इज इक्वल टू PQ, देन ऑल्सो आई कैन से आपस में ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट, एज द नेम बेबी दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ये क्वेश्चंस में हम करेंगे। अब एक लास्ट रूल कर लो। हाँ, इसके साथ ना SS से कोई रूल नहीं होता, एनी टू साइड्स एनी वन एंगल, कोई रूल नहीं है, इसको लगाना भी नहीं। समझ में आ गया? एनी टू साइड्स एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल, कोई भी दो साइड्स, ये रूल नहीं है, इसे नहीं लगाना। RHS बाद में करेंगे। चलो आ जाते हैं, के बाद में कुछ और बोलना, आप सब सो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल नंबर 1, पेज 113, एग्जांपल 1। पेज 113, एग्जांपल 1। इन फिगर 7.8 कॉन्ग्रुएंसी सबसे इजी होती है, क्योंकि तीन चीजें चाहिए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। दो दी होगी, एक इनडायरेक्टली दी होगी, जो आपको अपने आप से निकालनी होती है। जैसे इसने कहा है OA इज इक्वल टू OB, कुछ ऐसे फिगर बनाई हुई है। ठीक है, ABOBC। अच्छा, जब भी आप ज्योमेट्री सॉल्व करते हो तो पहले चीज क्या करते हो? वी ऑलवेज राइट गिवन, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बिना कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। क्योंकि अगर मैं इस फिगर को हटा देती हूँ और आपको कहती हूँ समझाऊं, पेपर में देखते रहो, बुक में देखो और मैं समझाती हूँ, नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही जब आप लिखते हो और आप कहते हो कि समझो, तो टीचर को भी समझ नहीं आता है। ठीक है, तो फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ज्योमेट्री, जरूर ड्रॉ करनी है। गिवन लिखेंगे, जो दिया हुआ है वही चिपका दो। इन फिगर 7.8 को छोड़कर आपको क्या लिखा हुआ है? OA इज इक्वल टू OB, बट साथ साथ अपनी फिगर में समझो भी कि हमें दिया क्या हुआ है। OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। ठीक हो गया? अब वो कह रहा है प्रूव करो, ये है टू प्रूव, बस इतना सा गिवन है। टू प्रूव करेंगे ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो अपनी फिगर में मैं देखूंगी कि ये ट्रायंगल AOD, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BOC के साथ। इन दोनों को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव। समझ में आ गया? तो कॉन्ग्रुएंसी जब भी प्रूव करनी है तो हमें क्या चाहिए होती है? तीन चीजें। दो तो डायरेक्टली गिवन है, तीसरा अपने आप से हम क्या सोच सकते हैं? व्हाट आई कैन सी इन द टू फिगर्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बस एक ऐसी चीज देखो, या तो तीसरी साइड हो या कोई एक एंगल दिया हो। साइड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट आई कैन सी दीज टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो लिखेंगे कैसे? लिखो प्रूफ इन ट्रायंगल। जब भी प्रूफ लिखना है ना, तो बताना है आपने कि आप कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रहे हो। इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। फिर AOD को लिखा है ना पहले, तो इसकी साइड को पहले लिखो। OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये हमें क्या था? गिवन। ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। फिर हम लिखेंगे एंगल AOD। AOD पहले लिखूंगी क्योंकि मैंने ट्रायंगल AOD पहले लिखा है, इज इक्वल टू एंगल BOC, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ। और यहाँ क्या लिखेंगे? पूरा लिखना है। क्या लिखना है इसको? ऐसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। BOA लिखकर मत आना, ठीक है? पता नहीं टीचर एक्सेप्ट करे नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं यहाँ पूरे नंबर काटूंगी। BOA लिखोगे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो यू राइट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि मेरे मार्क्स भी कट जाते थे BOA लिखने पे, तो मैं भी काटती हूँ। ठीक है, हाँ, तो आपके टीचर्स अगर एक्सेप्ट करती हैं बात कर लेना उनसे, बट आई फील कि नहीं लिखा जाता, पूरा ही लिखते हैं हम रीजन। तो अब हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब बनाएंगे रूल। एक ट्रायंगल उठाना AOD, जैसे मैंने AOD लिया, ठीक है,
अगर क्लैरिटी हो जाती है कि ऐसे ऐसे है, अच्छी बात है, नहीं होती तो आपने क्या ली साइड, AO, दूसरी साइड क्या ली, OD, और एंगल कौन सा लिया, ये दो साइड्स, और एंगल क्या था, इन बिटवीन इंक्लूडेड, तो हम क्या लिखेंगे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने इतनी सारी बातें तो कर ली कि हमारी जब साइड्स ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, होने के बाद क्या, ठीक है, जब हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो कुछ उनके पार्ट्स लेकर हमने प्रूव किया, तो बाकी पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल, एंगल्स आपस में इक्वल जो बचे हुए हैं, और साइड्स आपस में इक्वल जो रहेगी। ठीक हो गया, तो उसको हम बोलते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये लिखेंगे, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसे लिख रही हूँ एंगल 1, चलो एंगल 1 एंगल 2 मत लिखो। अब आते हैं, अगर ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल OAD किसके इक्वल होगा, OAD। अब नाम पे आ जाओ, OBC, समझ में आ गया, और आपके फिगर में ना ये बन रहे हैं दो एंगल, समझ में आ गया इतना, ठीक है, और इसमें हम रीजन क्या लिखते हैं, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इतना लंबा नहीं लिखते, यहाँ पर हम एब्रिविएशन यूज करते हैं CPCT। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसके फर्दर क्या फॉलो होगा, फिर से मैं लिखूंगी ट्रायंगल एंगल ODA, ये वाला इसके इक्वल है ODA, तो OCB मेरी फिगर में आएगा ये वाला। ठीक हो गया, इनका भी रीजन क्या है, CPCT। अच्छा, टू प्रूव में ना एक और पार्ट दिया हुआ था, क्या था, AD इज पैरेलल टू BC। कैसे शो करेंगे, AD और BC पैरेलल कब होती है, इतना हम पैरेलल लाइंस करके आए हैं, तीन तरह से होते हैं, या तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, या फिर कोइंसिडेंट एंगल्स क्या हो, सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री सम सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर जो ये दो एंगल्स इक्वल निकले हैं, ये क्या बन रहे हैं आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर, दोनों आमने सामने हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ऑपोजिट्स में है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं इसमें, मैंने बहुत बार लिखा है लाइंस एंड एंगल्स में, क्या लिखते हैं, एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore hence या therefore AB is parallel to BC, और इसके बाद क्या लिखते हैं, hence prove। ये ना आपके क्वेश्चन का दी एंड होता है, जैसे पिक्चर क्या होता है ना, दी एंड, काफी बार ये लिखा ही नहीं होता। आई यूज्ड टू लव राइटिंग इट, कि देखो काम पूरा हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, हेंस प्रूव, तो लिखा करो, हाँ ये मत लिख कर आना, ये HB कुछ नहीं होता, हेंस प्रूफ पूरा लिखा करो। ठीक होगी बात, इतनी समझ में आ गया इतना में, राइट। चलो बाकी कल, अच्छा कल आपका ऑफ होगा, ठीक है।